तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी से कुछ प्रश्नों को, ठीक है। और आपको कुछ समय दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, ठीक है। तो देखो, जो आपका पहला प्रश्न है ना, वह है शिरीष के फूल किसकी रचना है। ये आपके वीडियो के पेपर में आ चुका है, तो आपको कुछ समय दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है ऑप्शन नंबर आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है ना। और आपने उनके उपन्यास भी याद रखने हैं, ठीक है। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो याद में रख लेना चारु चंद्रलेख, ठीक है ना। चारु चंद्रलेख याद में रख लेना, और एक याद में रख लेना बाण भट्ट, ठीक ना। बाण भट्ट की आत्मकथा याद में रख लेना, और अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा भी याद में रख लेना है, ठीक है ना। तो चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि रानी की केतली, ठीक है ना, रानी की केतली के कहानी के रचयिता हैं, ठीक है ना। रानी की केतली के कहानी के रचयिता हैं। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है ईशा अल्लाह खान, ठीक है ना। ये भी आपके वीडियो के पेपर में आ चुका है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है ना, वह है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है, वह है कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखो, आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ना, वह है टिप्पण लिखना, ठीक है ना। अब देखो, टिप्पण होता क्या है भैया, कोई भी सरकारी कार्यालय है, वहाँ मान लो एक पत्र आया, ठीक है। अब वो पत्र किसी सहायक के पास आया है, ठीक है। तो सहायक क्या करेगा भैया, जैसे उसे पत्र प्राप्त होगा, अब वो कार्रवाई करेगा फिर उस पत्र में कि हाँ भैया, इस पत्र में क्या क्या लिखा है, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ेगा वो, फिर वो उसके माइंड में आएगा, यार इस पत्र से रिलेटेड तो पहले भी कुछ आया था, ठीक है। तो वो उस पत्र के साथ उसे अटैच करेगा, ठीक है ना, और लिखेगा कि हाँ हाँ, ये पत्र में ये लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि अधिकारी के पास वो पूरे पत्र को पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो पूरी डिटेल जो है सहायक क्या करेगा, एक संक्षेप में लिख देगा, हाँ भैया ऐसा ऐसा है, इसने पहले भी इतने पैसे मांगे थे और पहले भी ऐसा ऐसा किया था, बस थोड़ा सा दो लाइन में लिख देगा, ठीक है ना। फिर यही जो आपकी पूरी प्रोसेस होती है ना, कि हाँ चीज़ों को ढूंढो, क्या इसने पहले भी कोई काम किया था, ठीक है ना, पहले भी कोई पत्र भेजा था, इसकी क्या पहले भी कोई फाइल है। तो ये जो पूरी जर्नी चलती है, इसी को हम टिप्पण कह देते हैं, समझ रहे हो। आए तो वो अपनी टिप्पणी करेगा, ठीक है ना, वो अपनी टिप्पणी करेगा, सहायक फिर अपने अधिकारी को देगा, ठीक है। अधिकारी देखेगा, फिर वो बड़े अधिकारी को देगा, बड़े अधिकारी लास्ट में देखेगा, तो वो सिर्फ साइन करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो पूरी फाइल पढ़े और फिर कहे यार इससे अटैच कुछ है तो वो लेके आओ। उस फाइल में सभी होगा आपका, ठीक है ना। उस फाइल को क्या बोला जाता है, उस फाइल को बोला जाता है मिसिल, ठीक है ना। मिसिल बोला जाता है, फाइल को क्या बोला जाता है भैया, सरकारी उसमें मिसिल बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसी आपकी एक फाइल होती है, इस साइड आपका टिप्पण भाग होता है और इस साइड आपका पत्राचार भाग होता है, ठीक है ना। इस साइड होता है आपका टिप्पण भाग। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है टिप्पण लिखना, ठीक है। फिर जो हमारा देखो आपका पांचवा प्रश्न है ना, वह है निम्नलिखित में कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है, ठीक है ना। कार्यालय प्रारूप नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ये एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश हो गया, अनुस्मारक पत्र भी है, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर जो हमारा छठा प्रश्न है, वह है सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। तो देखो, आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो
तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, तो देखो जब भी आप कोई सरकारी पत्र लिखते हो ना, तो मान लो जैसे आपने लिखा यहाँ पे पत्र संख्या, ठीक है ना, कोई भी पत्र संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आप पता लिखोगे कि हाँ भैया भारत सरकार को लिख रही हो, भारत सरकार को लिख रही हो, भारत सरकार को लिख रही हो, भारत सरकार नई दिल्ली लिख देना, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, दिनांक लिखोगे, ठीक है ना, ये बाएं साइड, ठीक है ना, दिनांक लिखोगे, जैसे 28 जून लिख दिया आपने, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, फिर प्रेषक लिखोगे, ठीक है ना, प्रेषक लिखोगे। आप प्रेषक में क्या आ जाएगा भैया, अपना नाम लिख देना, मान लो आपका नाम पंकज है, पंकज होगा तो ठीक है, वरना कुछ और लिख देना। अब मान लो आपने अपना पद लिखा, आप उप सचिव हो, ठीक है ना, क्या हो, उप सचिव हो, ठीक है ना, आप उप सचिव हो। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हो, इसके बाद आप लिखते हो विषय, क्या लिखते हो, विषय लिखते हो, ठीक है ना। फिर विषय जो भी होगा आपका आपने लिखना है, फिर लास्ट में आप हस्ताक्षर कर दोगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, प्रेषित का पद व पता, प्रेषक आपका पंकज हो गया। और फिर देखो इसका जो आप कह सकते हो, हाँ भैया पद है, पद आपका उप सचिव है, इसके बाद विषय आ रहा है तो आप विषय लिख देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़े फिर आगे की ओर। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो 7वां प्रश्न है ना, वह है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, ठीक है ना। अधिकारी का हस्ताक्षर, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वो होगा आपके नीचे दाहिनी ओर आएगा, ठीक है ना, नीचे दाहिनी ओर आएगा। कार्यालय आदेश की बात चल रही है, यानी ऑफिस ऑर्डर, ठीक है ना, ऑफिस ऑर्डर की बात चल रही है। जो भी आपके सरकारी कार्यालय होते हैं ना, जो भी कर्मचारी से संबंधित नियम अथवा जो भी सूचना होती है, इसी पत्र में आपके लिखे जाते हैं, ठीक है ना, सूचना के लिए ये पत्र आपके लिखे जाते हैं। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो देखो अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ लिखी जाती है, ठीक है ना, औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ लिखी जाती है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र होते क्या हैं भैया, जैसे आपने प्रधानाचार्य को लिख दिया, ठीक है ना, पदाधिकारियों को लिख दिया। और अनौपचारिक क्या होते हैं, अपने दोस्त को लिख लिया, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए लिख दिया, अपने दोस्त मित्र कुछ भी मान लो अनौपचारिक, ठीक है ना। चलो कोई पास हो गया तब आपने बधाई देने को पत्र लिख दिया, तो ये सभी अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र में आ जाते हैं आपके जो आप अपने दोस्तों को नहीं लिखते हो, ठीक है ना, एक औपचारिक तरीके से लिखते हो, जैसे प्रधानाचार्य हो गया, पदाधिकारी हो गया, ठीक है ना, कोई आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, शिकायत कर रहे हो, ठीक है ना, व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो, संपादकीय पत्र लिख रहे हो, आवेदन पत्र लिख रहे हो, ये सभी क्या हो गए आपके औपचारिक हो गए, ठीक है ना। तो देखो औपचारिक औपचारिक पत्र दिनांक कहाँ लिखी जाती है। तो देखो सबसे पहले आप लिखते हो पता, ठीक है ना, आपने पता लिखा, हाँ भैया मैं अल्मोड़ा से हूँ, ठीक है ना, मैं अल्मोड़ा से हूँ, आज दिनांक है आपकी 28 जून, 28 जून, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, 28 जून है, ठीक है, 28 जून है। फिर आप लिखोगे क्या, फिर जो भी आपने लिखना है सेवा में, ठीक है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर आप विषय लिखोगे, ठीक है ना। तो ये सभी लिखोगे। तो आपसे पूछा कि औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ लिखी जाती है। तो देखो भैया दिनांक कहाँ लिखी जा रही है आपकी, तो ये है आपका सही आंसर कि जो प्रेषक के पते के नीचे लिखी जाती है, ठीक है ना, प्रेषक के पते के नीचे। क्योंकि पहले तो आप पता ही लिख रहे हो ना, पता मेरा अल्मोड़ा है, फिर आपने दिनांक लिखा, ठीक है ना, कि ये दिनांक है, फिर सेवा में श्रीमान लिख दिया, विषय लिख दिया, फिर नीचे जो भी आपने करना है, ठीक है ना। समझ गए चीज़ों को। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फिर जो हमारा 9वां प्रश्न है कि जस दूल्हा तस बनी बारात, ठीक है ना, कहावत का अर्थ है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब कि हाँ भैया जैसा मुखिया है वैसे ही अन्य साथी भी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी 10वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है। तो
इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी आप कह सकते हो जो आपका अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है ना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। ठीक है ना, अयोग्य व्यक्ति को आप एक अच्छी चीज़ थमा दे रहे हो। ठीक है, चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है अंगारों पर पैर रखना। क्या है भैया, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, अंगारों पे पैर रखना, यानी आप क्या कर रहे हो भैया, जोखिम मोल ले रहे हो। ठीक है ना, जोखिम मोल लेना इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलें बड़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है शाम स्कूल जाओ वाक्य है। ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा वाक्य है। अगर मैं बात करूं वाक्य की, तो देखो जो वाक्य होते हैं ना आपके, वो रचना के आधार पे 3 होते हैं। ठीक है ना, रचना के आधार पे 3 होते हैं, और अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। ठीक है ना, तो 8 होते हैं। और शाम स्कूल जाओ, ठीक है, चलो आपको बताना है, आपको दे रहा हूँ मैं कुछ समय। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, शाम स्कूल जाओ, आपको क्या लग रहा है, कोई किसी शाम से कह रहा है कि जाओ स्कूल जाओ। ठीक है, यानी वह क्या दे रहा है भैया, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, आज्ञावाचक क्या होता है, मतलब जिनमें किसी भी प्रकार की आज्ञा या उपदेश का आपका बोध होता है, वो ये आज्ञावाचक होता है। ठीक है ना, और ये क्या है भैया, अर्थ के आधार पे वाक्य का एक ही प्रकार है। ठीक है, जैसे 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया, एक आपका विधिवाचक कह लो या विधानवाचक कह लो, बात एक ही होता है। ठीक है ना, विधिवाचक, ठीक है ना, वाचक खुद लगा लेना तुम। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूँ दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या होगा भैया, निषेधवाचक। ठीक है ना, निषेधवाचक, निषेधवाचक कर लो। ठीक है ना, निषेधवाचक। और तीसरा आज्ञावाचक कर लो, तीसरा आज्ञावाचक कर लो। चौथा विस्मयवाचक कर लो। ठीक है ना, विस्मयवाचक कर लो। पांचवा क्या करोगे भैया, संदेहवाचक। ठीक है ना, संदेहवाचक। और छठा क्या लिख दोगे आप, इच्छावाचक लिख दोगे। ठीक है ना, इच्छावाचक। और सातवां क्या लिख दोगे भैया, संकेतवाचक। ठीक है ना, और लास्ट क्या लिखोगे, 8वां प्रश्नवाचक। क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक। तो ये सभी होते हैं आपके किसके आधार पे भैया, अर्थ के आधार पे। ठीक है, फिर जो हमारा 12वां यानी जो 13वां प्रश्न, ठीक है, 13वां प्रश्न क्या है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। वाक्य है रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। आपको क्या लग रहा है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। यहाँ पे एक क्या हो रहा है भैया, संदेह जैसा हो रहा है कि यार वो पढ़ा लिखा है या नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पे कितने प्रकार होते हैं भैया, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, 8 प्रकार होते हैं, और ये 8 प्रकारों में से एक है आपका संदेहवाचक। ठीक है ना, वाक्य के 8 प्रकार होते हैं ना अर्थ के आधार पे, तो ये संदेहवाचक भी एक है। क्या होता है संदेह, क्या होता है भैया, जिनमें किसी भी प्रकार का संदेह या आपको भ्रम का बोध होगा ना, आप कह देना वहाँ पे आपका संदेहवाचक है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है, वह हार गया परंतु, देखो परंतु लग गया, परंतु यह आश्चर्य है, यह वाक्य है। ठीक है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह हार गया परंतु, यहाँ पे आपने परंतु देखा, अब आप यहाँ पे परंतु देख लो। ठीक है ना, और क्या देखोगे, परंतु देख लो, या इसके
इसके यहाँ स्थान पे और देख लो, ठीक है ना, और देख लो, या इसी के स्थान पे एव देख लो, या तथा देख लो, ठीक है ना, या देख लो, या अथवा देख लो, या इसलिए देख लो, इसलिए, या आप देख लो किंतु, किंतु परंतु, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ देख लोगे तो आप कह देना सीधे से ये क्या आपका संयुक्त वाक्य है। क्या है भैया? संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। इसके स्थान पे और क्या दिख जाएगा आपको? और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, ठीक है, परंतु, किंतु, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपके वाक्य की, तो देखो मैं आपको बता चुका हूं अर्थ के आधार पे 8 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और जो आपके रचना के आधार पे होते हैं, रचना के आधार पे आपके 3 ही होते हैं, ठीक है ना। और तीनों के तीनों यहाँ पे लिखे पड़े हैं, ठीक है ना। सरल वाक्य, जिसको आप क्या कह देते हो? साधारण वाक्य भी कह देते हो, ठीक है ना, साधारण वाक्य भी कह देते हो इसी को। फिर दूसरा मिश्र वाक्य, फिर तीसरा भैया संयुक्त वाक्य, ठीक है। समझ गए चीज़ों को? अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो 15वां प्रश्न है, वह है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम कैसा होता है भैया? आपका पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, ऐसे नहीं लगाते हो आप फुल स्टॉप, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगना था, ठीक है। तो देखो, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा अल्प विराम, ठीक है ना। अल्प विराम क्या होता है भाई? यानी कॉमा, ठीक है ना, कॉमा की बात चल रही है यहाँ पे, COMMA, कॉमा हो गया, ठीक है ना। चलो समझ गए। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है, जैसे आप लिखते हो ना, तो फुल स्टॉप के बाद आप जैसे कुछ भी लिखोगे, जैसे आपने फुल स्टॉप लगाया तो आप लिखते हो हाँ भैया ये स्थान में प्रयुक्त हो, कुछ प्रयुक्त हो, फिर कॉमा लगाते हो, ठीक है ना। वे संज्ञा लिख दोगे या कुछ भी लिख दोगे, ठीक है, ऐसे करके। चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 16वां प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, आसान प्रश्न है। तो भैया आपके पास है 4 ऑप्शन और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह क्या होगा भैया? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कह देते हैं, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वह आपके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।